गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मुरली मीणा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल यूनिक एस्पिरेंट्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। अपन ने क्रैश कोर्स शुरू कर रखा है जिसमें आज अपनी जो क्लास है वो मुख्य रूप से भारत के इतिहास पर सेंटर है। और इस क्लास में अपन 1000 से भी ज़्यादा फैक्ट्स को देखेंगे जो मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड है। और अपन जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हिस्ट्री में से आएंगे वो इसी पोर्शंस में से आएंगे। तो अपन ने इससे पहले 5 क्लासें अपलोड कर दी है। अगर आपने अभी तक उन क्लासों को नहीं देखा है तो पहले उन क्लासों को भी देख ले, ताकि आपकी ओवरव्यू जो है वो बहुत अच्छा बन जाए और आपका एग्जाम में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहे। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब बिना कोई देरी के हुए क्लास को शुरू करते हैं। भारतीय इतिहास की प्रमुख संधियों पर चलते हैं। अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 को हुई थी। ये महाराजा रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटकाफ के बीच हुई थी। सतलज नदी दोनों राज्यों की, यानी कि सिख राज्य और अंग्रेज जो दोनों राज्य थे उन राज्यों के बीच की सीमा बन गई थी। उनके बीच की सीमा को मान लिया गया था। मद्रास की संधि दूसरी संधि 1769 में हुई थी। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति इस संधि के द्वारा मानी जाती है। मंगलौर की संधि की बात करें तो 1784 में हुई थी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति इससे मानी जाती है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि, मंगलौर की संधि से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त माना जाता है। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792, इससे तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति मानी जाती है। टीपू सुल्तान के सामने जो थे इसमें अंग्रेज, मराठा और हैदराबाद के निजाम जो थे वो लड़े थे। तो अपन को ये देखना है कि प्रत्येक संधि जो है वो किस किस के बीच में हुई और कब हुई, ये जरूर ध्यान रखना है, ताकि अपन किसी भी क्वेश्चंस को आसानी से कर सके। पसीन की संधि 1802 अंग्रेजों और पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच में हुई थी 1802 में। तुगोली की संधि 1816 प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध से समाप्त माना जाता है। गढ़वाल, कुमायूं, शिमला, रानीखेत, नैनीताल अंग्रेजों को इसमें मिल गए थे। पुरंदर की संधि 11 जून 1665 को हुई थी। मुगल सेनापति जयसिंह प्रथम और शिवाजी महाराज के बीच में ये संधि हुई थी। तो अपन ने देखा कुछ महत्वपूर्ण संधियों के बारे में। अब चलते हैं अपन प्रमुख व्यक्ति उनकी उपाधियों के ऊपर। इसमें ये देखना है कि उपाधि प्राप्तकर्ता कौन है, उपाधि क्या है, उपाधि देने वाला। ठीक है, तो राष्ट्रपिता की उपाधि इसको मिली हुई महात्मा गांधी को। और ये किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। महात्मा महात्मा की उपाधि महात्मा गांधी को मिली थी, ये रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। तो महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी और राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। गुरुदेव, ये उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर के लिए दी गई थी और महात्मा गांधी ने दी थी, ये ध्यान रखना है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को मिली थी और महात्मा गांधी ने दी थी। महात्मा गांधी के लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी थी। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उपाधि दी गई थी महात्मा गांधी के द्वारा, देश रत्न की उपाधि। राजा राजा राम मोहन राय को ये उपाधि दी गई थी राजा की, और ये अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी। कायदे आजम, ये उपाधि मोहम्मद अली जिन्ना की है और ये महात्मा गांधी ने उनको दी थी। महात्मा गांधी विंस्टन चर्चिल, महात्मा गांधी के लिए विंस्टन चर्चिल ने अर्धनग्न फकीर की उपाधि दी थी। सरदार की उपाधि जो है वल्लभ भाई पटेल को दी गई थी बारदोली की महिलाओं के द्वारा। वही लोकमान्य की जो उपाधि बाल गंगाधर तिलक को दी गई थी होम रूल आंदोलन के लिए। और विवेकानंद की उपाधि स्वामी विवेकानंद को खेदड़ी के महाराजा ने दी थी। इस प्रकार से अपन ने देखा कि कुछ जो प्रमुख उपाधियां हैं वो किन किन व्यक्तियों को किस किसने दी। अब अन्य उपाधियों पर चलते हैं कि किस व्यक्ति को किस अन्य उपनाम से जाना जाता है। जैसे लोकहितवादी, गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी भी कहा जाता है। अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को विंस्टन चर्चिल ने कहा है। साम्यवाद का उच्चतम पुजारी जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है। गुलाम का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। इंग्लिश खान
विलियम हॉकिंस जहांगीर द्वारा ये उपाधि दी गई थी। गांगेकोंड चोल राजेंद्र प्रथम को कहा जाता है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है। वन मैन बाउंड्री फोर्स महात्मा गांधी को माउंटबेटन ने कहा था। साहब ए आलम बहादुर ये बख्त खान के लिए उपाधि दी गई थी बहादुर शाह द्वारा। देश नायक सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य हेमू को कहा जाता है। महबूब ए इलाही निजामुद्दीन शेख ओलिया को कहा जाता है। देवनाम प्रियदर्शी सम्राट अशोक को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और विदेशी यात्रियों का राजकुमार वैनसांग को कहा जाता है। चीन का था और हर ये भारत आया। तो ये उपाधियां थी भारतीय इतिहास की कुछ इंपॉर्टेंट। अब भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण एक्ट, उस समय के वर्ष, गवर्नर और उसके मुख्य प्रावधानों को अपन देखते हैं। जैसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773, वारन हेस्टिंग्स उस समय वाइस राय थे। ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश शासन का सीमित नियंत्रण इससे शुरू किया गया था। और कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा हुई थी। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में अपन को ध्यान रखना है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इस समय गवर्नर जो थे वारन हेस्टिंग्स थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना इसके द्वारा की गई थी। तो ये अपन को ध्यान रखना है। वारन हेस्टिंग्स 1784, पिट्स इंडिया एक्ट, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना। चार्टर एक्ट 1813, लॉर्ड मिंटो इसमें गवर्नर थे। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। कंपनी चीन के साथ वो चाय को छोड़ करके व्यापार अधिकार सारे समाप्त कर दिए गए थे। सिर्फ चीन के साथ और चाय का व्यापार करने की परमिशन इनको रह गई थी। चार्टर एक्ट 1833, लॉर्ड विलियम बेंटिक उस समय वाइसराय थे। बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। चार्टर एक्ट 1853, ये लॉर्ड डलहौजी के समय का है। कंपनी का मात्र न्यास के रूप में भारत का नियंत्रण, पहली बार भारत में क्रियाशील विधान परिषद का गठन इसके द्वारा किया गया था। सती प्रथा निषेध कानून, ये 1829 का है। लॉर्ड विलियम बेंटिक उस समय वाइसराय थे। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। गवर्नर विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट 1856 लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ था। हिंदुओं में विधवा विवाह को इसके द्वारा मान्यता प्रदान की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1858, ये लॉर्ड कैनिंग के समय का है। भारत पर ब्रिटिश क्राउन का सीधा नियंत्रण इसके द्वारा स्थापित हो गया था। भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ये भी लॉर्ड कैनिंग के समय का है। गवर्नर की काउंसिल में पहली बार भारतीयों का प्रवेश इसके द्वारा शुरू किया गया था। अगला है भारत परिषद अधिनियम 1892, लॉर्ड लैंसडाउन इस समय गवर्नर थे। अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ इससे माना जाता है, लॉर्ड लैंसडाउन के समय से 1892। पार्लियामेंटो एक्ट 1909, लॉर्ड मिंटो द्वितीय इस समय के गवर्नर थे। सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन, जिस मुसलमान समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था इसके द्वारा की गई थी। अगला है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट 1919, ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय हुआ, पारित हुआ था। प्रांतों में द्वैत शासन का प्रारंभ माना जाता है। प्रांतीय विषयों का दो भागों में विभाजन कर दिया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935, लॉर्ड वेलिंगटन के समय एक्ट पारित हुआ था। प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत मानी जाती है और केंद्र में द्वैत शासन इसके द्वारा शुरू हो गया था। प्रांतों का द्वैत शासन समाप्त हो गया था, केंद्र में हो गया था, प्रांतों को स्वायत्तता इसके द्वारा मिल गई थी। सम्मति आयोग अधिनियम 1891, ये लॉर्ड लैंसडाउन के समय का है। बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया था 12 वर्ष से कम आयु की उम्र पर। साइमन कमीशन 1927 में भारत आया था लॉर्ड इरविन के समय 1919 के एक्ट की समीक्षा करने के लिए। सभी अंग्रेज अधिकारी थे इसलिए इसका विरोध किया गया था। शारदा एक्ट या शारदा अधिनियम, शारदा राजस्थान से थे, 1930 में पारित हुआ था। 1929 ये माना जाता है इसका। लॉर्ड इरविन के समय आर्य समाजी नेता हरिविलास शारदा के प्रयासों से बाल विवाह पर रोक लगा दी गई। शादी है तो लड़कों की आयु 18 और लड़कियों की आयु 14 वर्ष इसके द्वारा निर्धारित की गई। अगस्त प्रस्ताव 1940 का है। लॉर्ड लिनलिथगो इस समय गवर्नर थे। भारत को डोमिनियन स्टेट्स की स्वीकृति का प्रस्ताव इसके द्वारा दिया गया था। क्रिप्स मिशन प्रस्ताव ये 1942 का है, लॉर्ड लिनलिथगो के समय, और संविधान सभा की योजना इसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। वेबल योजना 1945, लॉर्ड वेबल के समय की, सभी दलों को मिलाकर काउंसिल का निर्माण किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना 1946, लॉर्ड वेबल के समय की, संविधान सभा का गठन किया गया था। माउंटबेटन योजना 1947 के, लॉर्ड माउंटबेटन के समय की, भारत विभाजन को इसके द्वारा स्वीकृति दी गई थी। इस प्रकार अपन ने भारत, आधुनिक भारत के कुछ जो इंपॉर्टेंट अधिनियम थे उनके बारे में जानकारी
करिए। अब अगला हमारा फैक्ट है गवर्नर जनरल और से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। जैसे बंगाल का प्रथम गवर्नर जो है रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। बंगाल का अंतिम गवर्नर वारन हेस्टिंग्स को माना जाता है। प्रथम तो रॉबर्ट क्लाइव और अंतिम वारन हेस्टिंग्स। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल ये वारन हेस्टिंग्स को माना जाता है। जो अंतिम गवर्नर था वही प्रथम गवर्नर जनरल था। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक को माना जाता है। ठीक है, इसी विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल माना जाता है और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को माना जाता है। ठीक है, जो अंतिम है वही प्रथम है। फिर भारत का प्रथम वायसराय ये लॉर्ड कैनिंग को माना जाता है और भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को माना जाता है। प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग और अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को माना जाता है और आजाद भारत का प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को माना जाता है, जिनको राजा जी के नाम से भी अपन जानते हैं। सहायक संधि जो हुई थी लॉर्ड वेलेजली के समय हुई थी 1798 में। इसके द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय रियासतों के बीच में यह हुई थी। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी गवर्नर जनरल डुप्ले ने किया था सहायक संधि का। इसका प्रथम शिकार जो है हैदराबाद का निजाम 1798 में हुआ था। उसके बाद में अवध 1801 में, पेशवा 1803 में, मैसूर और तंजौर 1799 में, बरार के भोंसले 1803 में, ग्वालियर के सिंधी 1804 में, ये इसके शिकार माने जाते हैं। राजस्थान में सर्वप्रथम शिकार की बात करें तो भरतपुर रणजीत सिंह। पूर्ण और विस्तृत संधि इन्होंने अलवर के साथ की थी। इसके अलावा जोधपुर, जयपुर, मच्छेंद्री, बूंदी, भरतपुर में भी इन्होंने स्वीकार किया था इसको। इसमें क्या करना था तो ब्रिटिश सेना की तैनाती तनख्वाह रियासत देगी और प्रत्येक रियासत के अंदर करनी थी। और ये रियासत क्या काम करेगी, अंग्रेज विदेशी आक्रमण और आंतरिक विद्रोह से रियासत की रक्षा करने की जिम्मेदारी अंग्रेजों की थी। ऐसा इसमें प्रावधान जोड़ा गया था। स्थायी बंदोबस्त, इसको इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहा जाता है। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय शुरू हुआ था। 1893 में बंगाल से इसकी शुरुआत मानी जाती है। फिर पूरे उत्तर भारत में इसको लागू कर गया। कॉर्नवालिस ने से पूर्व 3 गवर्नर इसका प्रयास कर चुके थे टीएपी, जिनमें थॉमस लॉ, अलेक्जेंडर और फिलिप फ्रांसिस, इन्होंने इसकी कोशिश की। ट्रिक है थॉमस लॉ, अलेक्जेंडर और फिलिप फ्रांसिस। रेतवाड़ी बंदोबस्त जो है थॉमस मुनरो और कर्नल लीड ने लागू किया था दक्षिण भारत में। वही महलवाड़ी ओल्ट मैकेलजी ने पंजाब में इसको लागू किया था। अब गवर्नर जनरल की सूची दी गई है अपने लिए कि किस गवर्नर जनरल के समय क्या विशेष उपलब्धियां या तथ्य रहे, वो अपन देख लेते हैं। बंगाल के गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स 1772 से 1785, इनको बंगाल का अंतिम गवर्नर और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल माना जाता है। इन्होंने बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त किया था। सरकारी खजाने का स्थानांतरण मुर्शिदाबाद से कलकत्ता इन्होंने किया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1777 इनके समय लागू हुआ था और रिंग फेंस की नीति जो घेरे की नीति है वो भी वारन हेस्टिंग्स ने शुरू की थी। तो वारन हेस्टिंग्स के बारे में अपन को ये चीजें ध्यान रखनी है कि वो बंगाल का अंतिम गवर्नर था, प्रथम गवर्नर जनरल था, बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त किया, सरकारी खजाने का स्थानांतरण मुर्शिदाबाद से कलकत्ता किया, रेगुलेटिंग एक्ट लागू किया और रिंग फेंस की नीति को इसने लागू किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि इसके समय हुई थी। इसने स्थायी बंदोबस्त, जिसको इस्तमरारी या जमींदारी बंदोबस्त का प्रवर्तक माना जाता है। सिविल सेवा और पुलिस व्यवस्था का प्रवर्तक इसको माना जाता है। कार्नवालिस की कब्र जो है गाजीपुर में है। कार्नवालिस संहिता और शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है, ये अपन को ध्यान रखना है। कार्नवालिस संहिता है और शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित मानी जाती है। अगला सर जॉन शोर, इसके बारे में कुछ भी फैक्ट नहीं है। लॉर्ड वेलेजली, इसे सहायक संधि। नेपोलियन जब यूरोप में जीत रहा था तब ये भारत में गवर्नर था। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 इसी के समय लड़ा गया था लॉर्ड वेलेजली। फिर लॉर्ड मिंटो, इसको ध्यान नहीं रखना है। लॉर्ड हस्टिंग्स 1813 से 1823। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 भौगोलिक संधि द्वारा इसको समाप्त माना जाता है। आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18 पूना की संधि द्वारा इसको समाप्त माना जाता है। अगला है लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये भारत के गवर्नर जनरल आ गए यहाँ से। लॉर्ड विलियम बेंटिक, इसने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया राजा राम मोहन राय के प्रयासों से और ठगी प्रथा पर भी इसने प्रतिबंध लगाया था। सती और ठगी दोनों प्रथाओं पर इसका प्रतिबंध माना जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिक से। फिर चार्ल्स मेटकाफ, लॉर्ड ऑकलैंड, इनको छोड़ देना है। लॉर्ड एलन बरो, इसने दास प्रथा की समाप्ति मानी जाती है इसके समय से। कुशल आक्रमणता की नीति का काल इसका माना जाता है।
और प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध इसके समय समाप्त हुआ था। सिंध को अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया। फिर सर हेनरी ओर्डिंग को छोड़ना है। लॉर्ड डलहौजी, इसको ध्यान रखना है। भारत में पहली रेल मुंबई से ठाणे के बीच में 16 अप्रैल 1853 को ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे ने चलाई थी। भारत में रेल, डाक और तार का जनक लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। चार्ल्स का वुड डिस्पैच 1854, ये उच्च शिक्षा से संबंधित है, इसको इसने लागू किया था। राज्य हड़प नीति, जिसके अंदर व्यक्तिगत सिद्धांत और डॉक्ट्रिन लेफ्ट विलय नीति आदि नामों से इसको जाना जाता है। ये लॉर्ड डलहौजी के समय हुए थे। उसके बाद में भारत के वायसराय के रूप में लॉर्ड कैनिंग अपन शुरुआत में देखते हैं। लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया? हिंदू विधवा मतलब विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से इन्होंने इसको पारित कर दिया। 1857 का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम इन्हीं के काल में हुआ। और महारानी विक्टोरिया की को भारत की साम्राज्ञी 1858 में इन्हीं के समय बनाया गया था। फिर लॉर्ड एलिगन, जॉन लॉरेंस, इनको छोड़ देना है, लॉर्ड मेयो पर चलते हैं। अफगानी दंडित अपराधी शेर अली द्वारा अंडमान और निकोबार में 1972 में हत्या की गई थी इनकी। प्रथम जनगणना जो है ये मेयो के समय 1972 में मानी जाती है। फिर चलते हैं पर लॉर्ड लिटन पर। इसके समय दिल्ली दरबार 1877, महारानी विक्टोरिया को केसरी हिंद की उपाधि दी गई थी। प्रेस पर प्रतिबंध यानी कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो लॉर्ड लिटन के समय 1878 में पारित हुआ था। इसके द्वारा समाचार पत्रों पर रोक लगा दी गई थी। फिर लॉर्ड रिपन पर चलते हैं, इसे स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। पहला कारखाना अधिनियम 1881 इसके समय पारित हुआ था। हंटर शिक्षा का आयोग बनाया गया था। इल्बर्ट बिल लाया गया था यूरोपियों की सुनवाई के लिए। और सिविल सेवा प्रवेश की आयु 19 से बढ़ाकर 21 के द्वारा कर दी गई थी। अब चलते हैं अगले कुछ इंपॉर्टेंट है उन पर। लॉर्ड कर्जन, इसके समय बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905। अकाल सिंचाई और पुलिस आयोग का गठन इसके द्वारा किया गया था। अकाल आयोग का, सिंचाई आयोग का और पुलिस आयोग का। अकाल आयोग के जो अध्यक्ष थे वो मैकडोनाल्ड हैं। सिंचाई आयोग कॉलिन माइनक्रिफ के समय हुआ था। और पुलिस आयोग सर एंड्रयू फ्रेजर के समय माना जाता है। तो इनका काल समय भी ध्यान रखना है। अकाल आयोग 1899 में मैकडोनाल्ड के समय मतलब मैकडोनाल्ड को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। सिंचाई आयोग 1901 कॉलिन कैम मॉनक्रिफ को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। और पुलिस आयोग 1902 सर एंड्रयू फ्रेजर को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। इसके अलावा प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, पुरातत्व संरक्षण अधिनियम, ये भी लॉर्ड कर्जन की देन माने जाते हैं। फूट डालो राज करो की नीति का जनक भी लॉर्ड कर्जन को माना जाता है। उसके बाद है लॉर्ड मिंटो द्वितीय। इसने पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम 1909 के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल प्रदान किया था। तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय का ध्यान रखना है। फिर लॉर्ड हार्डिंग, 12 दिसंबर 1911 को जॉर्ज पंचम के आगमन पर दिल्ली दरबार का आयोजन इसने किया था। इसने भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। और बंगाल विभाजन को इसने रद्द किया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट जो है गवर्नर माना जाता है। फिर लॉर्ड चैम्सफोर्ड, इसके समय रोलाटा एक्ट 1919 पारित हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 को। और खिलाफत आंदोलन की शुरुआत भी लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय से मानी जाती है। फिर है लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो सर्वाधिक समय तक वाइसराय रहा था। इसने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती की संज्ञा दी थी लॉर्ड लिनलिथगो ने। फिर लॉर्ड वेवेल, शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 और कैबिनेट मिशन 1946 लॉर्ड वेवेल के समय हुए थे। लॉर्ड माउंटबेटन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में पारित करवाया था। और भारत का विभाजन इसके द्वारा माना जाता है। और तो उस समय क्लेमेंट एटली जो है उस समय के प्रधानमंत्री थे ब्रिटिश। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र जो 1 नवंबर 1858 को हुआ था, उसमें क्या खास बातें थी ये देख लेते हैं। लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद दरबार में इसको पढ़कर सुनाया था, नंबर 1 बात। दूसरी, भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश का उनको दे दिया गया था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर रोक लगा दी गई थी। राजाओं को उत्तराधिकारी गोद लेने के अधिकार को मान्यता दी गई थी। और लोगों को धार्मिक मसलों में हस्तक्षेप करने की नीति ना करने की नीति अपनाई गई। ये अपन को ध्यान रखना है। अब चलता है अपन भारतीय इतिहास की घटनाओं की क्रोनोलॉजी, जो घटनाक्रम है उसको देख लेते हैं। कांग्रेस की स्थापना एओह्यूम ने 28 दिसंबर 1885 को की थी। बंगभंग घोषणा जो बंगाल विभाजन है 19 जुलाई 1905 को इसकी घोषणा की गई थी। स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 से शुरू माना जाता है। बंगभंग लागू जो है 16 अक्टूबर 1905 से माना जाता है। मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में 30 दिसंबर 1906 से मानी जाती है। पार्लियामेंटो अधिनियम 1909। हार्डिंग बम कांड 1912 दिल्ली। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918। गांधी का चंपारण सत्याग्रह 1917।
होम रूल आंदोलन अप्रैल 1916, लखनऊ समझौता दिसंबर 1916, रोलेट एक्ट मार्च 1919, खिलाफत आंदोलन मार्च 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, हंटर कमीशन जिसको जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए बनाया गया था 1919, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919। इसके अलावा कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन दिसंबर 1919, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920, बाल गंगाधर तिलक का निधन 1 अगस्त 1920, चोरी चोरा की घटना 5 फरवरी 1922 को मानी जाती है, स्वराज दल का गठन 1 जनवरी 1923 को माना जाता है, साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में हुई थी और साइमन कमीशन भारत आया था फरवरी 1928 में। इसके अलावा अन्य क्रोनोलॉजी भी अपन देखते हैं। तिरंगा पहली बार लहराया गया था लाहौर में 31 दिसंबर 1929 को। पहला पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। दांडी मार्च साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को शुरू हुई थी। सभी ने अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को माना जाता है। भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई थी। दूसरा गोलमेज सम्मेलन दिसंबर 1931 में हुआ था, गांधी जी ने जिसमें भाग लिया था। पूना पैक्ट सितंबर 1932 में माना जाता है। कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन 1937 में माना जाता है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी। अगस्त प्रस्ताव जिसको लिनलिथगो प्रस्ताव भी कहा जाता है 8 अगस्त 1940 को है। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940-41 में इसकी शुरुआत मानी जाती है। क्रिप्स मिशन मार्च 1942, भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942, सी राजगोपालाचारी योजना 1944, वेवेली योजना 14 जून 1945, यह वेवेली योजना मानी जाती है। इसके अलावा आजाद हिंद फौज की स्थापना 12 नवंबर 1945 को मानी जाती है। माउंट बेट कैबिनेट मिशन योजना 1946, माउंट बेटन योजना 3 जून 1947, भारत का विभाजन प्लान भी इसको माना जाता है। भारतीय स्वाधीनता विधेयक पारित हुआ था 18 जुलाई 1947 को। अकबर की मौत 1605 और पहली रेल सेवा बंबई से ठाणे 1853 ये मानी जाती है। इसके अलावा आप चलते हैं कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशनों पर। प्रथम कांग्रेस अधिवेशन बंबई 1885, वैभव चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष बनाया गया था। ओहियो द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई थी और इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। दूसरा अधिवेशन 1887, मद्रास अधिवेशन की संज्ञा दी जाती है। बदरुद्दीन तैयब जी इसके अध्यक्ष थे और पहले मुस्लिम अध्यक्ष माना जाता है इनको। इलाहाबाद अधिवेशन 1888, जॉर्ज यूल ये प्रथम कांग्रेस अध्यक्ष थे। कलकत्ता अधिवेशन 1896, रहीमतुल्ला इसके अध्यक्ष थे। पहली बार वंदे मातरम गीत इसके अंदर गाया गया था। बंकिम चंद्र चटर्जी की किताब आनंद मठ से इसको लिया गया था। फिर कलकत्ता अधिवेशन 1906, दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। स्वराज शब्द का पहली बार इसमें प्रयोग किया गया था। सूरत अधिवेशन 1907, रास बिहारी बोस अध्यक्ष थे। कांग्रेस का विभाजन हुआ था गर्म और नरम दल में। ठीक है। फिर कलकत्ता अधिवेशन 1911, पंडित बिशन नारायण के समय इसके अध्यक्ष थे। इसके पहली बार जनगण मन इसके अंतर्गत गाया गया था, तो ये अपन को ध्यान रखना है। तो वंदे मातरम भी कलकत्ता अधिवेशन 1896 में गाया गया था और जनगण मन भी कलकत्ता अधिवेशन 1911 में गाया गया था। लखनऊ अधिवेशन 1916, अंबिका चरण मंजूमदार इसके अध्यक्ष थे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में इसमें समझौता हुआ था। फिर कलकत्ता अधिवेशन 1917, एनी बेसेंट के नेतृत्व में पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। फिर नागपुर अधिवेशन 1920, विजय राघवाचारी कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव था पास किया था। बेलगांव अधिवेशन 1924, महात्मा गांधी गांव में हुआ पहला अधिवेशन और एकमात्र अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में 1924 में। कानपुर अधिवेशन 1925, सरोजनी नायडू ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष मानी जाती है। पहली महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट को माना जाता है। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू को माना जाता है। लाहौर अधिवेशन 1929, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। पहली बार तिरंगा 26 जनवरी 1930 को फहराया गया था। पूर्ण स्वराज दिवस भी इस दिन मनाया गया था। इसके बाद में हरिपुरा अधिवेशन 1938, सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे, गुजरात में आयोजित हुआ था। रामगढ़ 1940, राष्ट्रीय एकता प्रस्ताव लाया गया था। अगस्त प्रस्ताव का समय भी इसको माना जाता है। यहाँ पे कुछ प्रमुख क्रांतिकारी घटनाएं, सहायक आंदोलन और समझौते, जैसे कांग्रेस विभाजन 16 अक्टूबर 1905 में सूरत अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। दो दलों में विभाजन हुआ था, गर्म दल और नरम दल में। गर्म दल जिसको उग्र राष्ट्रवादी बोला जाता है, जिसमें लाल बाल पाल प्रमुख व्यक्ति थे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, ये ध्यान रखना है अपन।
खिलाफत आंदोलन 1919 मोहम्मद अली और शौकत अली दोनों भाइयों ने शुरू किया था इसको। होम रूल आंदोलन 1916 बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने शुरू किया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 विनोबा भावे ने शुरू किया था। और धरासना रेड 1930 ये सरोजिनी नायडू की प्रमुख इसमें भूमिका देखने को मिलती है। इसके अलावा देवबंद आंदोलन 1866 मौलाना हुसैन अहमद जिसने उन्होंने दार उल उलम की स्थापना की थी। लाल कुर्ती आंदोलन जिसको खुदाई खिदमतगार भी कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान कहता है, जिनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है। लाल कुर्ती आंदोलन खान अब्दुल गफ्फार खान का माना जाता है, जिनको सीमांत गांधी की संज्ञा भी दी जाती है। गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना जयदयाल गोयनका ने की थी, ये अपन को ध्यान रखना। इसके अलावा हार्डिंग बम कांड, दिल्ली लाहौर षड्यंत्र 1915, मास्टर अमीर चंद, भाई बाल मुकुंद, मास्टर अवध बिहारी, बसंत कुमार विश्वास को 8 मई 1915 को दिल्ली में फांसी दी गई थी। लाला हरमंद शाही को उम्र कैद की सजा हुई थी, अंडमान जेल में इनको भेजा गया था, यह ध्यान रखना है हार्डिंग बम कांड में। इसमें 5 क्रांतिकारी शामिल थे। षड्यंत्र के मुख्य प्रणेता जो रास बिहारी बोस थे पर शामिल नहीं थे। चांदनी चौक में हार्डिंग हाथी पर बैठकर कारवां गुजरने के दौरान उस पर बम फेंका गया था, लेकिन इसमें हार्डिंग बच गया था। तो पांचों व्यक्तियों के नाम ध्यान रखना है, मास्टर अमीचंद, बाल मुकुंद और मास्टर अवध बिहारी, बसंत कुमार विश्वास, ये प्रमुख व्यक्ति हैं इसमें। और लाला हनुमंत शाही थे। चंपारण सत्याग्रह 1917 गांधी जी द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। 3 कटिया प्रथा जिसको 3/20 भाग पर नीली की खेती अनिवार्य कर दी गई थी, इसी को 3 कटिया कहा जाता है। गांधी जी का साथ दिया था इसमें राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, अनुग्रह नारायण मिश्र, इन तीनों व्यक्तियों ने। चंपारण के जो राजकुमार शुक्ल किसान थे उन्होंने गांधी जी को आमंत्रित किया था। दक्षिण अफ्रीका से लौटने 1915 के बाद गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह माना जाता है। इस आंदोलन के लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि प्रदान की थी। तो ये सारी चीजें पर को ध्यान रखनी है। अगला है जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 को यह घटना हुई थी। रोलट एक्ट 1919 का विरोध करने के लिए सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें जनरल डायर ने भीड़ पर गोलियां चलाई थी। डायर को लंदन में उधम सिंह ने फिर मार डाला। उसके बाद में साइमन कमीशन 1927-28 इसकी नियुक्ति 1927 में हुई थी, भारत में 1928 में आया था। ठीक है। भारतीयों ने इसका विरोध किया क्योंकि एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। लॉर्ड इरविन के सुझाव के कारण इसको इसमें भारतीय सदस्य नहीं रखा गया था। क्यों आया था? तो ये 1919 के मॉन्टेग्यू सुधार अधिनियम जो था उसकी समीक्षा करने के लिए भारत आया था। केंद्रीय विधानसभा में बम 8 अप्रैल 1929 को फेंका गया था। भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। इस हेतु इन्हें 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को गांधी और वायसराय इरविन के बीच में हुआ था। ये राजनीतिक समझौता है। ये समझौता इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि पहली बार ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के साथ समानता के स्तर पर समझौता किया था। इस समझौते में मध्यस्थ की भूमिका जो तेज बहादुर स्प्रू ने अदा की थी। तो तेज बहादुर स्प्रू की मध्यस्थता में समझौता हुआ था, ये अपन को ध्यान रखना है। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 इसका सुझाव था कि भारत को डोमिनेंट स्टेट बनाया जाए, भारत को अपना संविधान बनाने का अधिकार दिया जाए और किसी भी प्रांत को भारतीय संघ से बाहर रहने का अधिकार दिया जाए। तो क्रिप्स 42 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मानी जाती है। किस नेता ने कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने लगाया था। और किस नेता ने कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था की संज्ञा दी थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने दी थी। दोनों संज्ञा इसी ने दी थी। उन्होंने विनय और विरोध की राजनीति का दोष भी बाल गंगाधर तिलक ने लगाया था। भीख मांगने वाली संस्था की संज्ञा भी बाल गंगाधर तिलक ने दी थी। भारतीय इतिहास के समाज सुधार अधिनियमों के बारे में अपन देख लेते हैं। शिशुवध पर प्रतिबंध 1802 में लगाया गया था, वेलेजली के समय। सती प्रथा पर प्रतिबंध 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय लगाया था, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। दास प्रथा पर प्रतिबंध 1843 में एलन बोरो के द्वारा लगाया गया था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह 1856 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा लगाया गया लागू किया गया था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के समय हुआ था। अंतर जातीय विवाह और केशव चंद्र सेन के प्रयासों से इसकी शुरुआत मानी जाती है। अंतर जातीय विवाह की स्वीकृति इसके द्वारा मिली थी। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 लॉर्ड लैंसडाउन के समय विवाह की आयु 21 वर्ष रखी गई लड़की। बाराम जी बालाबारी इसके प्रमुख व्यक्ति थे भारत की तरफ से। तिलक ने इसका विरोध किया था। शारदा एक्ट 1930 इरविन लॉर्ड इरविन के समय विवाह की आयु 18 वर्ष रखी गई थी लड़कों के लिए। और हरिविलास शारदा इसके प्रवर्तक माने जाते हैं भारत। भारत के प्रमुख अधिनियम ये भी देख लेते हैं।
राजस्थान कस्बा नगरपालिका अधिनियम 1951, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 24 दिसंबर 1986, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959, कालाबाजारी रोकथाम अधिनियम 1980, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, बंधुआ मजदूर मुक्ति अधिनियम 1976, राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम 1 अगस्त 2012, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से शुरू माना जाता है। अब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौर की जो प्रमुख संस्थाएं उनके प्रवर्तक कौन कौन है ये देख लेते हैं। ब्रह्म समाज, जिसको ब्रह्म सभा कहा जाता था पहले, 1828 में इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी और इन्होंने ही 1815 में आत्म सभा की स्थापना भी की थी। यंग बंगाल आंदोलन, ये 1828 में बंगाल में स्थापना की गई थी इसकी हेनरी विवियन डेरेजियो के द्वारा। तत्व रंगिनी सभा, जिसको तत्व बोधिनी सभा भी कहा जाता है, 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866, दादा भाई नौरोजी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। प्रार्थना सभा केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से 1867 में बंबई में हुई थी। आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानड़े के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। आर्य समाज, जिन्होंने वेद क्यों लौट चलो का नारा दिया था, 1875 में इसकी स्थापना बंबई में की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। इसके साथ एक थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 में अमेरिका में इसकी स्थापना हुई थी। कर्नल अलकाट और मैडम ब्लावत्स्की ने इसकी स्थापना की थी। सत्य शोधक समाज 1873 में महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की गई थी महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा। दीन बंधु सार्वजनिक सभा, इसकी 1884 में महाराष्ट्र में महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा स्थापना की गई थी। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, फर्ग्यूसन कॉलेज जिसको बोला जाता है, 1884 में पूना में बनाया गया था एम जी रानडे द्वारा, महादेव गोविंद रानडे के द्वारा। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, ये 1887 में बंबई में गोविंद रानडे के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल 1886 में लाहौर में लाला हंसराज और लाला लाजपत राय के द्वारा इसकी स्थापना की गई। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू 1916 में बनारस में इसकी स्थापना की गई थी मदन मोहन मालवीय के द्वारा। रामकृष्ण मिशन, जिसका आधार वेदांत दर्शन माना जाता है, 1897 में शुरू माना जाता है, स्वामी विवेकानंद ने इसकी शुरुआत की थी। इसके अलावा विधवा आश्रम 1899 में पूना में इसकी स्थापना हुई थी डी के कर्वे के द्वारा। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में पुणे से इसकी शुरुआत मानी जाती है। गोपाल कृष्ण गोखले इसके संस्थापक माने जाते हैं। पूना सेवा सदन 1909 में पूना में इसकी स्थापना हुई थी रमाबाई नानाडी के द्वारा। सोशल सर्विस लीग, इसकी स्थापना 1911 में बंबई में हुई थी और एन एम जोशी नरोत्तम मल जोशी जो थे इसके संस्थापक माने जाते हैं। सेवा समिति 1914 इलाहाबाद में इसकी स्थापना हुई थी हरदेनाथ कुंजरो के द्वारा। एनी बेसेंट ने 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज नाम से स्थापना की थी, बाद में 1916 में इसका नाम बदल दिया गया था। विश्व भारती 1918 बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 भीमराव अंबेडकर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। हरिजन सेवक संघ 1932 अहमदाबाद में इसकी स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। कुछ प्रमुख पार्टियां हैं आंदोलन के दौरान जिनकी स्थापना की गई थी। कांग्रेस पार्टी, ओह्यूम रमेश चंद्र बनर्जी के प्रथम अध्यक्ष माने जाते हैं। अनुशीलन समिति 1907 बारिंद्र घोष और बी एन दत्त इसके संस्थापक माने जाते हैं। स्वराज पार्टी 1923 मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने इसकी स्थापना की थी। कांग्रेस समाजवादी पार्टी 1934 नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण ने इसकी स्थापना की थी। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 रोसा मेहता ने इसकी स्थापना की थी। गदर पार्टी 1913 सोहन सिंह भागना और लाला हरदयाल ने इसकी स्थापना की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने की थी। तो वेद समाज की स्थापना 1964 में की गई थी। अब देखते हैं ब्रह्म समाज। ये राजा राम मोहन राय के द्वारा 20 अगस्त 1828 को इसकी स्थापना की गई थी। अब इसके अंतर्गत मानव विवेक, वेद और उपनिषदों की ज्ञानात्मक पक्ष को आधार बनाकर एकेश्वरवाद की उपासना का इन्होंने आधार रखा था। मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया था, पुरोहितवाद का विरोध किया था और अवतारवाद का इन्होंने खंडन किया था। अन्य व्यक्ति जो द्वारकानाथ टैगोर थे, रामचंद्र विद्यावागीश थे, ताराचंद्र चक्रवर्ती थे, देवेंद्रनाथ टैगोर थे जो इससे संबंधित थे। तत्वबोधिनी पत्रिका जो है देवेंद्रनाथ टैगोर की ब्रह्म समाज की मुख्य पत्रिका मानी जाती है तत्वबोधिनी। 1867 में ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया था। देवेंद्रनाथ टैगोर का गुट आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया था और केशव चंद्र सेन का गुट जो है भारतीय ब्रह्म समाज के नाम से या नवविधान के नाम से इसको जाना गया था। तो ब्रह्म समाज का विभाजन 1867 आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर और भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन। उसके बाद में यंग बंगाल आंदोलन जो हेनरी विवियन डेरोजियो का है, 1828
हेनरी विवियन डेरोजियो आधुनिक भारत में प्रथम राष्ट्रवादी कवि माने जाते हैं। यंग बंगाल आंदोलन की तुलना मेजनी की यंग इटली के संगठन से इन्होंने की। इनके यंग बंगाल आंदोलन की तुलना की गई थी। प्रेस की स्वतंत्रता, रैयतों की सुरक्षा, प्रशासन और भारतीयकरण और नारी मुक्ति मुख्य इनके विषय थे। तो इन सभी चीजों का अपन को यंग बंगाल के अंदर ध्यान रखना है। उसके बाद में आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती, 1875 में बंबई में इसकी स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य था प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना और इसका मुख्यालय लाहौर में बनाया गया था। ये मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशु बलि, तंत्र मंत्र और झूठे कर्मकांड को स्वीकार नहीं करते थे। इन्होंने वेदों की ओर लौट चला का नारा दिया था, बैक टू वेदास। वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में आर्य समाज, बाल गंगाधर तिलक और लॉर्ड कर्जन को भारतीय अशांति का जनक कहा है। ये अपन को ध्यान रखना है इन तीनों चीजों का। वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी जो किताब थी इंडिया अनरेस्ट, उसके अंदर आर्य समाज, बाल गंगाधर तिलक और लॉर्ड कर्जन को भारतीय अशांति का जनक माना है। प्रमुख व्यक्तित्व को देखते हैं अपन। बाल गंगाधर तिलक के बारे में देखते हैं। वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक इंडिया अनरेस्ट में आर्य समाज, बाल गंगाधर तिलक और कर्जन को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा है। होम रूल आंदोलन इन्होंने 1916 में चलाया था बाल गंगाधर तिलक ने। इनको लोकमान्य की उपाधि मिली थी। पुणे से इन्होंने केसरी और मराठा समाचार पत्र निकाले थे। केसरी मराठी भाषा में था और मराठा अंग्रेजी भाषा में था, ये भी ध्यान रखना है। केसरी अखबार मराठी भाषा में था और मराठा अखबार अंग्रेजी भाषा में था। कांग्रेस के गर्म दल के उग्र राष्ट्रवादी प्रमुख नेता थे। बम्बई में इन्होंने शिवाजी उत्सव और गणपति उत्सव प्रारंभ किए थे। इनका प्रसिद्ध नारा था, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। होम रूल आंदोलन इन्होंने शुरू किया था 29 अप्रैल 1916 से। इन्होंने एज ऑफ कंसेंट एक्ट का विरोध किया था, ये भी अपन को ध्यान रखना है। तो होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत इन्होंने कब की थी? 29 अप्रैल 1916 से। अगला है खान अब्दुल गफ्फार खान। इनके आंदोलन का नाम खुदाई खिदमतगार था। अन्य नाम इनका लाल कुर्ती संगठन भी आंदोलन भी मिलता है। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। भूमिगत आंदोलन के प्रमुख नेता अरुणा आसफ अली, जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया थे। ये तीनों नेताओं के नाम ध्यान रखना है, अरुणा आसफ अली, जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया। दादाभाई नौरोजी ब्रिटेन के सदन हाउस ऑफ कॉमन्स से चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। इनकी किताब थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इनका प्रमुख सिद्धांत ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, जिसको धन के प्रवाह का, धन के निर्गमन का सिद्धांत बोला जाता है। इनकी प्रमुख पत्रिका रस्त गौफ्तार थी, जो गुजराती भाषा में निकली थी। लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन इन्होंने रमेश चंद्र बनर्जी के साथ मिलकर किया था और कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे थे। ये अपन को ध्यान रखना है दादा भाई नौरोजी के। भगत सिंह देखते हैं। नौजवान भारत सभा का गठन 1926 में इन्होंने किया था। दिल्ली विधानसभा में बम 1929 में फेंका था। 23 मार्च 1931 को लाहौर मुकदमे के अंतर्गत इनको फांसी दे दी गई थी। सुभाष चंद्र बोस ये 2 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। हरिपुरा अधिवेशन 1938 और त्रिपुरा अधिवेशन 1939। फिर गांधी जी के मतभेद के कारण इन्होंने इसमें त्रिपुरा अधिवेशन में इस्तीफा दे दिया था। अक्टूबर 1943 में सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको देश नायक की उपाधि दी थी। 2 प्रमुख नारे इन्होंने दिए थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा और जय हिंद इनका प्रमुख नारा माना जाता है सुभाष चंद्र बोस। भीमराव अम्बेडकर जन्म 1891, मौत 1956। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इनकी प्रमुख पत्रिका थी बहिष्कृत भारत, मूक नायक। बहिष्कृत हितवाणी सभा की स्थापना इन्होंने की थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा इन्होंने माना था। महात्मा गांधी देखते हैं अपन। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 से माना जाता है। चंपारण आंदोलन 1917, खेड़ा आंदोलन 1918, असहयोग आंदोलन सितंबर 1920, अगस्त 1920 है, सितंबर नहीं है। दांडी मार्च 12 मार्च, दांडी यात्रा जो है 12 मार्च 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942। गांधी जी का राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी। महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी। ये चीजें अपन को महात्मा गांधी के बारे में ध्यान रखनी है। प्रमुख नारे जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लगे थे, गौरव उमरों का नारा महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक का। मैं देश की बालों से कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूँ, महात्मा गांधी का कथन है। तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस का है। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह का प्रमुख नारा था। इसके अलावा स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो कुछ प्रमुख कथन थे उनको देख लेते हैं, जो नारे भी बोल सकते हैं अपने।
क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक का उत्तर दिनांकित चेक था, ये महात्मा गांधी ने कहा था। अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूंगा, ये रामप्रसाद बिस्मिल का कथन है। कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, लॉर्ड कर्जन का माना जाता है। इसके अलावा 1857 की क्रांति के कुछ प्रमुख नेतृत्वकर्ता और स्थानों के बारे में देखते थे। जगदीशपुर में नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने, जो सबसे वृद्ध क्रांतिकारी नेतृत्व करता थे, और लियाकत अली, इन दोनों ने मिलकर जगदीशपुर में किया था। बरेली में बख्त खान और कुंवर सिंह ने किया था। तो इलाहाबाद में नेतृत्व जो है खान बहादुर ने किया था। असम में क्रांति का नेतृत्व दीवान मनीराम ने दत्त ने किया था, और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था, तो बैरकपुर में मंगल पांडे ने किया था। फैजाबाद अवध के अंदर मौलवी अहमदुल्ला ने नेतृत्व किया था। कानपुर के अंदर नाना साहेब और अजीमुल्ला खान ने किया था, और इलाहाबाद में खान बहादुर ने इसका नेतृत्व किया था। चर्बयुक्त कारतूस के विरोध में पहला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मंगल पांडे के द्वारा बैरकपुर में हुआ था। आंदोलन का क्रम देखते हैं तो मेरठ, बरेली, झांसी और कोटा माना जाता है। ये फैक्ट है किसी क्वेश्चन के अनुसार। इस प्रकार आज की जो अपनी क्लास थी वो समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आ रही है, और इसकी क्लास में आपके 1000 से ज़्यादा फैक्ट्स क्लियर हो रहे हैं। और अगर आप इसी तरीके से अपने फैक्ट्स को क्लियर करेंगे तो आपका कोर्स का रिवीजन भी जल्दी हो जाएगा। आपने जो डिटेल में पढ़ी है किताबें, उसके बाद में इस क्विक रिवीजन की सख्त आवश्यकता होती है, क्योंकि अपन वापस से दोबारा किताब को रिपीट करते हैं तो वक्त ज़्यादा लगता है। तो आप इसके थ्रू अपना रिवीजन कर सकते हैं। और आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके भी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है। आज की क्लास के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।